नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा खुलासा, मैं इसको सबसे बड़ा खुलासा निजी तौर पर कह रहा हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, इससे बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, हुए हों, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ा खुलासा। चीफ जस्टिस, देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या ब्लैकमेलिंग की जाती है? अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए क्या सरकारें और पॉलिटिकल लीडर्स ब्लैकमेलिंग की हद तक उतर जाते हैं? ये सवाल कपोल कल्पित या मनगढ़ंत नहीं है। इस सवाल के पीछे ठोस आधार दिया है इस देश के एक्स सीजेआई ने, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके लिए कंक्रीट ग्राउंड तैयार किया। एक्स चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझ पर दबाव बनाने के लिए मेरे परिवार पर केसेस किए गए, यानी मुकदमे किए गए। यानी चीफ जस्टिस पर दबाव बनाने के लिए सरकार ने चीफ जस्टिस के परिवार के खिलाफ, परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, एफआईआर दर्ज करवाई। मैं सीधे खबर पर आता हूं, इसमें कोई और भूमिका नहीं है, फैक्ट्स ही बहुत सारे हैं। हम खबर आपको दिखा दे पहले, क्योंकि अलग अलग जगहों पे लगी है खबर। खबर जब न्यायपालिका की होती है तो लोग लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, तीनों में हिचकिचाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका पर बोलने में आम आदमी या पत्रकार कतराता है और नेता गरियाता है। यही और विडंबना है। नेता खुलेआम गरिया रहा है, कोई विचारधारा, विशेष विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति जूता चला रहा है और आम आदमी बोलने में घबरा रहा है। यह भी न्यायपालिका के लिए एक विडंबना है। न्यायपालिका को सोचने की जरूरत है। जगन गवर्नमेंट टारगेटेड माय फैमिली विद केसेज, एक्स सीजेआई। बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, जगन गवर्नमेंट लिखा है, मोदी गवर्नमेंट तो लिखे नहीं है। अरे जगन गवर्नमेंट मोदी की दुलारी गवर्नमेंट थी, मोदी के दुलारे थे जगन। अब सोचिए कितना दुलारा कोई हो सकता है कि चंद्रबाबू की सरकार आ गई और चंद्रबाबू और जगन एक दूसरे के जानी दुश्मन, सियासत में जानी दुश्मन। जो दुश्मनी कभी जयललिता और करुणानिधि की सियासत में दिखती थी, वो दुश्मनी शायद और नए लेवल तक पहुंच गई है जगन और चंद्रबाबू के बीच। और चंद्रबाबू अब मोदी के साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, फिर भी जगन मोदी और शाह के लाडले बने हुए हैं। यही समझ लीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कितना मजबूत है, इसकी डोर कितनी मजबूत है और डोर कहां से बंधी है, कहां तक बंधी है। पूर्व सीजेआई रमन्ना का बड़ा आरोप, कहा मुझे मजबूर करने के लिए मेरे स्वजन के विरुद्ध दर्ज किए गए केस। नेक्स्ट चलिए चेंज करिए, फटाफट चेंज करिए। मुझे दबाने के लिए मेरे परिवार पर दर्ज हुए मुकदमे, पूर्व सीजेआई रमणा ने लगाया गंभीर आरोप। रमन्ना नेक्स्ट, परिवार पर केस कर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश, पूर्व सीजेआई रमन्ना ने लगाया गंभीर आरोप। नेक्स्ट, मुझे मजबूर करने के लिए परिवार पर केस किए गए, पूर्व सीजेआई रमन्ना। लॉ ट्रेंड, केसेज फाइल्ड अगेंस्ट माय फैमिली टू कॉल्स मी। कॉल्स मी मतलब मजबूर, कॉल्स मतलब मजबूर करना, मुझे मजबूर करने के लिए। फॉर्मर सीजेआई एनवी रमन्ना। मुझे बाध्य करने के लिए परिवार पर केस दर्ज किए गए, पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना। बस अब हटा दीजिए। इतने सारे हमने इतनी हेडलाइन दिखा दी कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा इस मामले को थोड़ा और खोलने के लिए। दरअसल आंध्र प्रदेश में अमरावती जो राजधानी अभी है, जिस राजधानी को लेकर के, इस राजधानी पे भी बड़ा खुलासा है। जो राजधानी बन रही है अमरावती, इसका खेल ऐसा है कि 1000 चिट्ठियां 3 दिन पहले तक, अब तो शायद वो संख्या 4000 पहुंच चुकी है, चीफ जस्टिस को लिखा गया है। 1000 चिट्ठी 3 दिन पहले लिखी गई थी हेमंत जी। अब वो 4000 की संख्या पहुंच चुकी है कि जो अमरावती में लूट है, वो लूट विनोद राय की, अगर विनोद राय की दृष्टि से देखें तो 5 लाख करोड़ का घोटाला है। 5 लाख विनोद राय की दृष्टि से, पूर्व सीजेआई, पूर्व जो है वो क्या कहते हैं
हमारी सीएजी सीएजी, सीएजी तो सीएजी तो सीएजी, पूर्व सीएजी की नजर में 5 लाख करोड़, मतलब उनकी दृष्टि से 5 लाख करोड़ का घोटाला है। तो उसमें 1000 चिट्ठियां आ चुकी थी, अब 4000 हो गई हैं करीब। मैं बात आज की नहीं कर रहा हूं। ये एक जब चंद्रबाबू थे तो अमरावती प्रोजेक्ट, इन्होंने अमरावती, इनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती को राजधानी बनाना, और वैसे ही जैसे अमरावती इतिहास में दर्ज है। जगन आए तो जगन ने अमरावती की राजधानी, अमरावती में अकेले राजधानी करने के बजाय 3 राजधानी, विजयक में मतलब विशाखापट्टनम में, अमरावती में, और एक और 3 जगहों पर राजधानी, एक जगह पर विधायिका, एक जगह कार्यपालिका और एक जगह न्यायपालिका, 3 राजधानियां। उनका विजन था कि 3 जगह पे राजधानी होगी तो पूरा एक पूरे प्रदेश का जो डेवलपमेंट है वो समानांतर होगा, एक क्षेत्र में खाली विकास नहीं होगा। इसके खिलाफ अमरावती में बेसिकली हुआ क्या, विजन किसका सही है किसका गलत है, ये विषय ही अलग है। दरअसल अमरावती के प्रोजेक्ट पर चंद्रबाबू ने कदम बहुत आगे बढ़ा दिया था, किसानों की जमीनें एक्वायर की गई थी, उन किसानों के साथ चोट हो गई इसमें। विजन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि विजन किसका दुरुस्त है, किसान उसमें फंस गए बेचारे। किसान फंस गए तो 63 किसान हाईकोर्ट गए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, और उनके पक्ष में फैसला आया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच थी, उसने सीधा सीधा आदेश दे दिया कि न्याय जो है विधायिका के पास ये राजधानी चेंज करने, परिवर्तन करने, उसके लिए आदेश कानून बनाने की कोई अधिकार नहीं है, नहीं बना सकती है। जगन मोहन रेड्डी इसके खिलाफ 3 मार्च 2022 का हाईकोर्ट का फैसला था, तत्काल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और उस वक्त जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वही दौर है कि जगन की सरकार पर रमन्ना ने कहा है कि उस सरकार के दौरान उनके स्वजनों पर केसेस दर्ज किए। तो सीधा सवाल होगा, ये केस सीजेआई के परिजनों पर, स्वजनों पर केस क्या सीजेआई पर दबाव बनाने के लिए था कि फैसला हमारे पक्ष में करो, ब्लैकमेलिंग थी? एक तथ्य और इसके साथ आप जोड़ेंगे तो आगे हेमंत जी के विश्लेषण में भी थोड़ा और स्ट्रेंथ आएगी। रमन्ना रिटायर हो गए, 21 से 22 थे, रमन्ना रिटायर हो गए। रमन्ना के बाद जस्टिस यू ललित बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस, अच्छा ये केस बेला त्रिवेदी के पास था, बेला त्रिवेदी बेंच में थी, उस बेंच में जस्टिस ललित ने, सीजेआई ने, जस्टिस ललित नहीं कहेंगे, सीजेआई ललित ने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि आंध्र विभाजन के समय में कानूनी राय दिया था। अब आप सोचिए कि जस्टिस रमन्ना के बाद आने वाला चीफ जस्टिस इस केस से खुद को अलग कर रहा है, ये दोनों की कड़ियां भीतर से जोड़ता क्या नजर नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो हेमंत भाई को सुनिए, वो आपको और थोड़ा नजर जो नहीं आ रहा है वो भी नजर में लाएंगे आपके। हेमंत जी, ये खुलासा मैं सबसे बड़ा मैंने क्यों कहा, ये खुलासा इसलिए सबसे बड़ा मैंने कहा कि पहली बार ये सुनने में आया है कि चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने का, मैं ब्लैकमेल वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उसके परिवार पर मुकदमे करके, केसेज करके। इससे बड़ा न्यायपालिका के लिए सेटबैक क्या कुछ और हो सकता है? हेमंत जी। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब से मैंने ये खबर देखी, आज सुबह आपसे चर्चा हुई, वास्तव में मैं स्तब्ध हूं कि इस देश का 48वां सीजीआई जो 16 महीने तक अपने पद पे रहता है, उसने उस समय इस पर चर्चा तक नहीं की, और उसके 3 साल से भी ज्यादा समय के बाद, क्योंकि आपको पता है ये अगस्त 2022 तक थे, अप्रैल 2021 से अगस्त 2022 तक सीजीआई थे। उस समय इन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की, और आज 3.25 साल बाद वो इस पर ये कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तत्कालीन आंध्र सरकार। आशीष भाई, चिंता मेरी केवल जो रमन्ना ने कहा उसकी नहीं है, मेरी चिंता इस पूरे देश की न्याय व्यवस्था को लेकर के है। और वो गंभीर चिंता है किस रूप में, कि अगर एक आंध्र प्रदेश की सरकार, एक राज्य की सरकार इस देश के सीजीआई पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती होगी? केवल सहज कल्पना कीजिएगा उसकी, कि एक राज्य की सरकार का दबाव सीजीआई बता रहा है कि सीजीआई पर दबाव डालने की कोशिश की गई, तो केंद्र सरकार क्या क्या करने में सक्षम है, उसका एक सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
और इशारा मैं शुरुआत फैक्ट्स के साथ करूंगा पूरी की पूरी। इशू क्या था? इशू ये था कि जैसा आपने कहा कि अमरावती को चंद्रबाबू नायडू बनाना चाह रहे थे राजधानी, सरकार बदल गई, उसके बाद आगे जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियां बननी चाहिए जो इस देश में कहीं नहीं है। ज्यादा समर और विंटर, ये दो राजधानियां हिमाचल में हो जाती हैं, आपको पता है, शिमला और धर्मशाला, और कश्मीर में होती है जम्मू और श्रीनगर। तो आंध्रा में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है एक्सट्रीम मौसम की। तो उन्होंने क्या विजन बनाया कि हमारे यहाँ तीन राजधानियां हो, विशाखापत्तनम तो हो प्रशासनिक राजधानी, ठीक, अमरावती हो विधायी राजधानी जहां लेजिस्लेचर हो, और कुरनूल एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, कुरनूल हो वहां की न्यायिक राजधानी जहां पे हाई कोर्ट वगैरह हो। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेकर के आया, और आपको पता है इस पे किस तरीके से उन्होंने जबरदस्त विरोध किया, सारी बात हुई, वो सारे देश को पता है। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में आया। सवाल ये है कि अगर रमन्ना साहब, जो उन्होंने अब खुलासा किया है कल, वो कहते हैं कि परिवार पर केस कर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो क्या इस बात का खुलासा उनको तभी नहीं करना चाहिए था जब ये बेंच पे थे? और उस बात पर जो मेरा ये सवाल, इसकी आप संगीनता, उसकी गंभीरता को समझिएगा। अगर इन्होंने उस बात पर टिप्पणी नहीं की, तो इस पर जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर है उनका ट्वीट दिखाना चाहूंगा मैं, अगर हो सके तो एक बार कंट्रोल रूम उस ट्वीट को दिखाए। वो क्या कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, वो कहते हैं कि अगर एनवी रमन्ना कोई छोटे मोटे जज नहीं थे, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, वो इस देश के मुख्य न्यायाधीश थे, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री, स्वाभाविक तौर पे इस देश की सबसे बड़ी न्यायिक अथॉरिटी थे वो। यदि जगन मोहन रेड्डी तब के चीफ मिनिस्टर ने उन पर टारगेट किया, तो ये बहुत गंभीर सवाल उठाता है। और वो क्या सवाल कहते हैं, क्या रमन्ना इनकम्पिटेंट थे, अयोग्य थे, या वो करप्ट थे, क्या वो भ्रष्ट थे, या वो दोनों थे? इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये सवाल दर्शकों के बीच में छोड़ रहा हूं कि मेरे ऊपर आपने दबाव बनाने की कोशिश की आज, जबकि मैं देश की सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा हूं, और वो पद जिसके फैसले के आगे पूरा देश झुकता है, सलाम करता है, एहतराम करता है, उस पद पर मैं नहीं बोला। और वो पद छोड़ने के 3.25 साल बाद मुझे याद आया कि मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और मेरे परिजनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। और उन्होंने एक जिक्र और भी किया उसमें कि कई जजों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, और वो बात उन्होंने वहीं पर छोड़ दी। ये भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि कई जजों पर उन्होंने मुकदमे छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार का नाम लिए बिना उन्होंने संकेत दिए कि संविधान के सिद्धांतों पर कायम रहने वाले न्यायाधीशों को भी प्रताड़ना और दबाव का सामना करना पड़ता है। और वो कहते हैं कि ये जो न्याय व्यवस्था है ये स्थिरता का आधार है, और कई जजों के ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज करके दबाव बनाने की कोशिश की गई। मेरा सवाल केवल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो भी सीजीआई की अगर यह हालत है तो, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, तो कल्पना कीजिए कि सेशन जज से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के वो कहां जाएंगे, उनकी हालत क्या होगी? हाँ, केवल एक सहज कल्पना कीजिए। और ये सवाल जो इस देश की न्याय व्यवस्था है, जो मैं और आप हजारों बार हर रोज कहते हैं विदाउट फेल कि न्यायपालिका अपना इकबाल बहुत तेजी से खोती जा रही है। मेरा सवाल आपसे आशीष भाई सिंपल है और साधारण है, एक लेमैन के नाते, वो ये है कि अगर एनवी रमन्ना साहब जब बेंच पे थे तब नहीं कह पाए ये बात, तो अब 3 साल बाद उनको ये कहने की क्या जरूरत आ पड़ी? एक तो न्यायपालिका का पूरा कामकाज, कैसे काम हो रहे हैं, कैसे जज बन रहे हैं, कैसे प्रवक्ता हाईकोर्ट जज बन रहे हैं, कैसे शपथें दिलाई जा रही हैं, कैसे सलाह रोकी जा रही है कॉलेजियम की, कैसे घंटों में पूरी की जाती है, वो सारा क्या आपको ये जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? आप सोचिए जब सीजीआई को एक आंध्र प्रदेश की सरकार दबाव में लेने की कोशिश कर सकती है, हालांकि मैं इसको कुचेष्टा ही कहूंगा, और उस बात को जब आज वो कह रहे हैं एनवी रमन्ना कि ये कोशिश की गई थी, तो आपको क्या लगता है कि वो दबाव में नहीं आए होंगे क्या? एक सिंपल सवाल कर रहा हूं। और अगर दबाव में नहीं आए होते तो वो ये बात कहते नहीं, कहने की जरूरत नहीं थी 3.25 साल के बाद। तो अपने आप में इन्होंने ये जो बात कह के, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने बर के छत्ते में हाथ दे दिया है। ये पूरी न्यायपालिका के कामकाज पर, उनकी निष्ठा पर, उनके फैसले लेने की क्षमता पर, और इस देश की पूरी न्यायिक प्रणाली पर इतने गंभीर सवाल खड़े करती है जिसकी महज कल्पना की जा सकती है।
आप ये बताइए, अगर एक छोटे से स्टेट का राज्य, वो जो मुख्यमंत्री है या कोई सरकार है, वो सीजीआई को इस तरीके से टारगेट कर सकती है, तो सरकार केंद्र वाली तो कुछ भी कर सकती है। फिर कुछ भी का हाँ। मतलब कुछ भी। और वो भी कौन सी सरकार? सर्वशक्तिशाली मोदी सरकार जहां पे हो, जो इस देश के वाइस प्रेसिडेंट को 15 मिनट में रिटायर करके घर भेज देती है। उनको बेचारों को क्या लग रहा था, धनखड़ साहब को, कि मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूं, मेरा तो पद का प्रोटोकॉल भी मोदी से ऊपर है, और मुझे तो हटाने का एक संविधान में लेट डाउन प्रोसीजर है। यही सोचा होगा ना उन्होंने। और किस तरीके से घंटों के अंदर उनकी विदाई होगी, और उसके बाद कितने दिनों तक वो प्रकट भी नहीं हुए सामने। और सही मायने में पूछो तो आज तक भी केवल उनकी हाजिरी दिखी एक बार राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद भी वो दिखाई नहीं दिए। तो आंध्र प्रदेश सरकार तो एक बहाना है। अगर इसको आपने जो कहा कि तथ्यों के आधार पर खोल के देखें, तो पूरी न्यायपालिका का सारे की सारी फॉल्ट लाइंस इस एक स्टेटमेंट ने जो ऑन रिकॉर्ड दी है एक पूर्व सीजीआई ने, 48वीं सीजीआई ने, फिर कुछ कहने के लिए बचता नहीं है न्यायपालिका में। फिर राम भरोसे मामला चल रहा है कि कोई जैसे होता ना, एक तो श्रीमान जी थे जो अभी भी गए हैं यहां से, मर्सिडीज के लिए नंबर मांग रहे थे, सरकारी कोठी में एक्सटेंशन मांग रहे थे, और वो जो भगवान राम से पूछ करके फैसले करते थे। ठीक। सीजीआई जो अभी है, उनके ऊपर, गवई साहब के ऊपर एक जूता फेंक दिया गया बड़ी अदालत के अंदर, और उस कुकृत्य को करने वाले व्यक्ति के भी बहुत सारे समर्थक मिल गए। और वो समर्थक कौन थे, ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा राइट विंग जिस तरीके से उसके समर्थन में है। तो केवल एक कल्पना कीजिए, जो मैं और आप बार बार एक बात कहते हैं कि एजेंसियों का हाल सबने देख लिया, चुनाव आयोग का हाल देख लिया आपने, एक चीज बची हुई थी छोटी मोटी, जिसको लेकर के एक भ्रम था, भ्रम। उस भ्रम को क्या रमन्ना साहब ने दूर नहीं कर दिया अपने इस एक बयान से। फिर भी अगर किसी को भ्रम रहता है तो उसको मुबारक, कम से कम मुझे अब कोई भ्रम नहीं है कि न्यायपालिका की स्वायत्ता, न्यायपालिका का जो कुछ भी हो रहा है वो वैसे नहीं, आइसोलेशन में नहीं। जज के घर पे नोट जल रहे हैं, जज वीएचपी के कार्यक्रम में जा रहा है, संविधान की शपथ ले रखी है उसने, और वो कहता है कि बहुसंख्यकवादियों के हिसाब से फैसला देश चलेगा। ठीक। एक जज बंगाल के अंदर आज हाईकोर्ट से इस्तीफा देता है, कल किसी पार्टी के चुनाव लड़ लेता है। तो जुडिशरी का जो ये हाल हो रहा है आशीष भाई, क्या ये स्वतः स्फूर्त हो रहा है? क्या आपको लगता है अगर मैं आपको करप्ट करना चाहूं किसी भी रूप में, पद की लालच में या किसी भी चीज में, और आप उसकी तरफ इंक्लिनेशन भी दिखा दे, आप स्वीकार करें या ना करें अलग पक्ष, केवल आपने इंक्लिनेशन भी दिखा दिया, तो मेरा तो काम हो गया ना, या कोई कमी बची? तो क्या ये वही चीज नहीं हो रही है? आप उसके आरएसएस के कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, वीएचपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, बीजेपी की टिकट पर लोकसभा में भी आ रहे हैं, सीजीआई से रिटायर होते ही राज्यसभा में भी जा रहे हैं। हो क्या रहा है ये? और ये इससे देश की न्यायपालिका के प्रति अधूरा छोड़ दिया अभी। सीजेआई कोलेजियम में बैठ करके सीजेआई और कोलेजियम बीजेपी प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जज बनाने के रिकमेंड करते हैं। यस। और उसके साथ साथ उसी सूची में सीजेआई अपने भतीजे भांजे को भी जज बना करके सेट कर देते हैं। तो इसको तो कहते हैं कि मतलब फैमिली वेलफेयर स्कीम कह लीजिए, या घर के मतलब घरेलू रोजगार योजना, जो भी कहें आप, रिश्तेदार रोजगार योजना, जो नाम देना चाहें, क्योंकि मोदी सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, तो एक योजना नामकरण आजकल करने में थोड़ा सा ये होता है कि कौन सा नाम बचा है, क्योंकि नाम ही तो दिया है 11 साल में। तो ये जब चल रहा है, जब सीजेआई, अब वो तो छोड़ दीजिए नोट वाला और बीएचपी वाला, चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल में, मतलब अपने कार्यकाल के भीतर जब खुद वो कॉलेजियम में है, उस समय अगर उसका जो है भतीजा भांजा जज बने और भाजपा प्रवक्ता जज बने, और सीनियरिटी की एक लंबी कतार छोड़ करके वो जज सुप्रीम कोर्ट आवे, जो जज राहुल गांधी पर एक फैसला दिया, जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को खारिज किया और जिस फैसले पर इतनी तीखी टिप्पणियां की, आप बताइए कितने सारे। ये न्यायपालिका की आज की स्थिति को समझने के लिए ये सब एकदम खुली किताब है भाई। इसके बाद कुछ कहना नहीं है। आज की तारीख में न्यायपालिका से जुड़ी हुई घटनाएं खाली आप बोल दीजिए, ना एनालिसिस मत करिए, अपने आप में एनालिसिस है। नहीं, प्रशांत भूषण ने जितनी बातें बताई करप्शन को लेकर के, उसको अपने परिवारवाद को लेकर के, पोस्टिंग्स को लेकर के, कॉलेजियम की सिफारिशों को लेकर के, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड का सब कुछ ऑन रिकॉर्ड का।
और सीजीआई का भतीजे को जब हाईकोर्ट में लाने की बात आती है, तो अगर उसको आप देखेंगे तो वो एक बिल्कुल प्री प्लान मूव है कि वो फला ईयर के अंदर इस देश के चीफ जस्टिस होंगे सीजीआई के हिसाब से। तो ये इस तरह की चीज फौज में तो होती थी कि ऑफिसर्स के बीच में इस तरह की चीज कि भाई ये फलाना सीनियर है, वो तब रिटायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने तमिलनाडु का एक केस देखा होगा कि एक विवादास्पद महिला को, जो राइट विंग की वो थी, उसको जज नॉमिनेट कर दिया कॉलेजियम ने। तमाम लोग भागे भागे सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपको पता है 11 बजे हियरिंग शुरू हुई, उससे पहले उस महिला को शपथ दिला दी गई तमिलनाडु में। तो क्या जुडिशरी, जब केस तो उसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि कॉलेजियम का फैसला उन्हीं का था, क्या इसीलिए तो शपथ नहीं दिला दी गई? वरना वो उस हियरिंग को प्रीपोन भी कर सकते थे और अपने ही ऑर्डर को, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन को स्टे कर सकते थे, रोक सकते थे। तो ये जो कुछ हो रहा है आशीष भाई, ये कहने बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और अगर जैसे एजेंसियां अनुकूल हो गई हैं, जैसे चुनाव आयोग अनुकूल हो गया है, जैसे पूरी की पूरी विधायिका और कार्यपालिका अनुकूल कर ली गई है, ये न्यायपालिका उसी रास्ते में चली गई है, और किसी को मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही जा रहे हैं उस लाइन के अंदर। भाई आप मुझे बताओ ना, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर देश के सीजीआई को प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकता है, कोशिश कह रहा हूं मैं, किया कि नहीं वो तो रमन ना जाने, कोशिश भी, इसको दुस्साहस कहेंगे आप। और उस दुस्साहस को अगर रमन्ना नहीं रोक पाए और उसको पद पे रहते हुए उसका इलाज नहीं कर पाए, तो आज 3.25 साल बाद उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? मेरा केवल इतना सवाल है। बहुत सारी, आप करो रास्ते पे चलना, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के रास्ते पर न्यायपालिका चली गई, तो आप समझ लीजिए कि रास्ता वो जैसे है ना कि बाढ़ में और बादल फटने में बह जाता है, वो रास्ता खत्म हो गया। फिर आम जनता के लिए रास्ता खत्म हो गया, देश के अंतिम नागरिक का रास्ता बंद हो गया, मतलब लोकतंत्र का रास्ता बंद हो गया। आप और एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल, इसलिए जब ये बात आई है ना, तो ये सब कनेक्ट होता है। इसीलिए वो साठे जो बीजेपी के प्रवक्ता थी, जज बनाई गई, उनको आप देखिए, उनका उनका उनके फैसले या उनकी टिप्पणियां कुछ देखिए, जो अभी तक इतने कम दिनों में जो उन्होंने जौहर दिखाया है अपना। जरांगे पाटिल आजाद मैदान मुंबई में आकर के बैठे, मराठा आरक्षण, सरकार बिल्कुल ऐसी स्थिति में थी, कुछ नहीं कर सकती थी। जरांगे की कंडीशन ऐसी है, कुछ जगहों पर सरकारें फंसती हैं, जरांगे पर एक्शन लोगे तो सरकार खतरे में आ जाएगी, मतलब सरकार खतरे में, बीच में प्रेजेंट बहुमत की सरकार खतरे में आ जाएगी। महाराष्ट्र में मराठों से आप, ठीक है, उनको चीट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन उनके गाल पर तमाचा नहीं मार सकते आप। तो जरांगे का कुछ नहीं कर सकते थे। जरांगे के सामने आपको खामोश रहना था, वो बंद रखना था, एक ही विकल्प था। साठे ने, वही साठे मैडम, उन्होंने सुओ मोटो लिया और कहा 6 बजे तक आजाद मैदान खाली हो जाना चाहिए, मुंबई के लोगों को असुविधा नहीं हो सकती है। देखिए कितना अच्छा, इसको कहते हैं ना कि प्रो पीपल आपको जज, तुरंत रिटर्न गिफ्ट। प्रो पीपल जज, इसको रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। और रिटर्न गिफ्ट ये नहीं है कि रिटर्न गिफ्ट एक मिलेगा, आपने एक बार दिया, हम पूरी जिंदगी देंगे आपको रिटर्न गिफ्ट। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, बिल्कुल। नागपुर में, अभी आपको पता होगा, नागपुर में, नागपुर से जितने रास्ते जाते हैं, हैदराबाद, वर्धा, कहां कहां, जितने नागपुर का चारों तरफ सारे रास्ते बंद हो गए थे। नागपुर में तो ये लगा कि अब पानी और तेल सब खत्म हो जाएगा, पीने पानी तक नहीं मिलेगा किसानों ने, क्योंकि वहां पर किसानों इस बार बहुत तबाही हुई है। और महाराष्ट्र तो विदर्भ वैसे ही किसानों संकट के लिए पूरे देश में कुख्यात है, जितना वहां किसान संकट। बेचारे किसान थक हार गए, 3-3 रुपए का मुआवजा का चेक मिला, 3 रुपए से ज्यादा उस चेक की प्रिंटिंग में लगा होगा, 3 रुपए चेक पे मिला। उन सब ने जाम कर दिया बच्चू कुडू की अगुवाई में, पूरा बंद रास्ता। तत्काल नागपुर बेंच एक्टिव हुई, कहीं ये नहीं चलेगा, आज शाम 6 बजे तक, आपको 6 बजे का टाइम भी फिक्स है वहां पर, घड़ी में 6 ही बजता है, 6 बजे तक इसको खाली करो। लेकिन वो किसान थे, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, बहुत साफ शब्द में कहें तो अवमानना लगेगा, अवमानना जाओ ना, समझो अवमानना जिसने किया, ठेंगा दिखा दिया। आखिरकार जब वहां वो वाला रास्ता फेल हो गया, तब फडणवीस एक्टिव हुए, पहले मंत्री गए, रात भर मंत्री वहां बैठे रहे, फिर मना उना के बच्चू कुडू को लाए। बच्चू कुडू नेता है, तो नेता तो अपना डील कर ही लेता है। फिर
फिर किसान किनारे हो जाते हैं बेचारे। तो ये जो है, ये स्थिति है जुडिशरी की। अब इस जुडिशरी क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? खाली सिर्फ जज साहब गुस्सा हो जाएंगे, अवमानना जेल डाल देंगे, ये डर करके आदमी बैठा रहे, बैठा रहे, नहीं बोले अरे जज साहब गुस्सा हो जाएंगे। अरे जज साहब जो कर रहे हैं उससे पूरा देश गुस्सा हो रहा है। गवई के कई दिन बचे हैं जाने में, गवई के कई दिन बचे, 23 तारीख को रिटायरमेंट है ना, बिल्कुल। है 19 दिन बचा है, 19 दिन। आज आप गवई डाल के गूगल में सर्च करिए, न्यूज में बहुत सरकार पर बहुत सख्त टिप्पणी किए हैं। देश के लोग मूर्ख हैं, मतलब नेता अफसर तो समझते ही थे मूर्ख, नेता मूर्ख समझते थे, अफसर कीड़ा मकोड़ा समझते थे, सब अलग अलग समझते थे। नेता मूर्ख समझते रहे, अफसर कीड़ा मकोड़ा समझते रहे, क्योंकि अफसर साहब बन के बैठे हैं, उसी समाज से आते हैं, उसी परिवेश से आते हैं। लेकिन साहब बन गए, साहब बनते ही डीएनए बदल जाता है। जब आता है फरियादी बन के, आम जनता आती है तो उसको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, निकाल दो, अभी नहीं टाइम है, तुम ऐसे बात करोगे, भगा दो, ये होता है। न्यायपालिका थी कि उसको माय लॉर्ड बोलते थे। माय लॉर्ड बोलने के बाद भी ये फील होता था कि हाँ, ये जो माय लॉर्ड है तो भगवान तो भेद नहीं करता है ना, अगर मेरे भगवान है ये तो ये भेद नहीं करेंगे, ये इंसाफ देंगे, बड़ा छोटा हमारे सामने कौन है ये नहीं देखें। लेकिन माय लॉर्ड, अब जमाना अलग आ गया, अब सनातनियों का है तो भगवान भी पहचानते हैं। अब भगवान पहचानने लगे, भगवान जागृत हुए, पहले सुसुप्तावस्था में थे, अब जागे 2014 के बाद से, तो भगवान पहचानते हैं कि कौन आम आदमी है, कौन खास आदमी है। चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटाई कि देवी, न्याय की देवी पहचान सके कटघरे में खड़ा कौन है, और वहां से काली पट्टी निकाल करके न्याय की देवी से जजों की आंख पर बांध दी कि अब तुमको सत्य असत्य देखने में ज्यादा लफड़ा नहीं, आंख बंद करो, कान में जो बता दिया जाए बस वही सही है, क्योंकि कान में कौन, भगवान बताएंगे, भगवान से पूछ के फैसला होता है। पहले न्यायाधीश खुद भगवान थे, अब न्यायाधीश भगवान से पूछ के फैसला कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद इस देश में भगवान कौन हुआ है, प्रकट हुआ। आशीष भाई, किताब बेचने के लिए एक पूर्व सीजीआई है चंद्रचूड़ ने, जो फॉल्ट लाइंस जो कभी भी सामने हो तो भी नहीं आनी चाहिए, वो उन्होंने खुद की खुद ही एक्सपोज कर दी सारी, कुछ छोड़ा ही नहीं, केवल किस बात के लिए कि उनकी किताब चली जाए, किताब बिक जाए। कितने इंटरव्यू दिए उन्होंने, और अपनी ही बातों में जाकर फंसते चले गए, टू दैट एक्सटेंट के जस्टिस लोया का जो मर्डर वाला केस था उसको लेकर भी तमाम विवादास्पद तथ्य उसमें इंटरव्यू के अंदर ही आ गए। जब एक अपने जज को आप न्याय नहीं दे सकते, अपनी फ्रेटर्निटी को जज नहीं दे, वो न्याय नहीं दे सकते, आप इस देश के 124 करोड़ 144 करोड़ लोगों को क्या न्याय देंगे? ये सवाल तो पुख्ता हो गया ना। जिस तरीके की बातें चंद्रचूड़ ने उस तमाम इंटरव्यूज में कही अपनी बुक लॉन्च को लेकर के, तमाम इंटरव्यूज के अंदर, और एक साथी ने जब श्रीनिवासन जैन ने तथ्यों के आधार पर उनसे सवाल पूछे तो आपने देखा वो फंसते ही चले गए पूरे के पूरे। तो ऐसे मतलब वही काम दोबारा कर रहे हैं हम। या तो तब बेंच पे बैठे थे, जब बेंच पे थे सीजीआई थे, तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को तलब कर लेते, तब तो मजा भी आता कि आप ये क्या कर रहे हैं। आज 3.25 साल बाद आपको याद आया कि मेरे परिवार के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो इस न्यायपालिका को फिर हम तो मैं आप तो यही कह सकते हैं कि अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, वरना अपने इकबाल को गंवाने के लिए, उनके इकबाल को गंवाने के लिए कोई और नहीं, वो खुद ही दोषी होंगे। ये बात अब दीवार पे लिखी जा चुकी है, इसमें देश के लोगों को कोई शक बचा नहीं है, बाकी उनकी मर्जी, वो जो उचित समझे। चलिए, जब शक कोई नहीं बचा तो फिर अब हमारे कार्यक्रम में भी कुछ नहीं बचा है, जितना था सब बता दिया हमने। तो हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।